हेलो स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फुल फोर्स पे चल रही होगी आप लोगों के। एग्ज़ाम्स आ ही गए हैं और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जो पिछले बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और वो प्रोग्राम्स बनाकर ही होंगे। तो छोटी-मोटी यदि कमी रह गई है तो उनको प्रोग्राम्स बना के प्रोग्रामिंग करके आप लोग रिमूव कीजिए। हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड यूनिट इन सिंगल लेक्चर। कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सभी डिस्कस करें। एक बार देख लेते हैं कि हमारे इस यूनिट में क्या-क्या टॉपिक्स हैं। इस यूनिट में हमारे पास है बेटा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट और मल्टीथ्रेडिंग। तो ये 3 टॉपिक हमारे इसमें कवर किए जाएँगे, ओके? तो प्रोग्रामिंग वाइज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ये, तो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज़ एक्जेक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्रोग्राम में 3 टाइप की एरर होती है। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 लॉजिकल एरर एंड नंबर 3 रन टाइम एरर। जो आपकी सिंटैक्स एरर है उसे कंपाइलर रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। वो बताता है जी आपने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम कर दी है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपका जो कोड है वो बाइट कोड में ट्रांसलेट हो जाता है। फिर आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने पे हो सकता है कि लॉजिकली आपसे कोई मिस्टेक रह गई हो या फिर रन टाइम पे कहीं कोई रिसोर्सेज से रिलेटेड इश्यूज आ गए हो। तो उस केस में आपका जो जेवीएम है वो प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द नॉर्मल टर्मिनेशन एंड द एबनॉर्मल टर्मिनेशन? जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं और आपका वो पाथ फॉलो किया जाता है जो आपने प्रोग्राम में डिसाइड किया। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लूप, इफ कंडीशन एंड सो ऑन। यदि प्रोग्राम किसी भी वजह से फॉर एनी रीजन, यदि आपका प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट होता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट, तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। लेकिन यदि प्रोग्राम ने उस पाथ को फॉलो किया है जो आपने डिसाइड किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट हुआ है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल टर्मिनेशन। तो कई बार हमारे लॉजिकल मिस्टेक्स की वजह से या रन टाइम पे जब किसी प्रोग्राम को कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो यूजर की इनपुट हो या कुछ और, तो उस वजह से प्रोग्राम में कहीं कुछ रन टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो रन टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एरर्स, नंबर 2 एक्सेप्शंस। इंग्लिश में एक कहावत भी होती है, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। तो उन्हीं एक्सेप्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। एरर जो है वो केस है जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो एरर का जो केस है उसको छोड़ दीजिए, उस बारे में हमें बात ही नहीं करनी। सेकंड बचा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जो होती हैं उनको हम लोग यानी प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सेप्शन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले एक्सेप्शन की हम बात करेंगे। तो सी इन जावा एक्सेप्शन इज एन इवेंट। व्हाई दिस इज नोन एज इवेंट? कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब और ब्रेक द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो नॉर्मल फ्लो आपका है प्रोग्राम का वो आपका ब्रेक हो गया। आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन इज टू प्रोवाइड अ वे टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ग्रेसफुली। बहुत ध्यान से सुनो। क्या सिचुएशन है आपकी? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है और क्या करना चाह रहे हैं आप? उसे ग्रेसफुली थोड़ा सा प्रॉपर वे में हैंडल करना चाह रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग रेदर देन अलाउइंग द प्रोग्राम टू क्रैश और प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। देखिए प्रोग्राम में तो एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, या तो रिजल्ट 100% सही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो गलत रिजल्ट आने से अच्छा है रिजल्ट ना आए। ओके, तो प्रोग्राम में हम लोग इस चीज को हैंडल करते हैं। अब जो एक्सेप्शंस होती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया वो आपकी रन टाइम पे आती हैं। तो वेरियस रीजंस हैं, जैसे दीज आर द एरर्स दैट आर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सच एज डिवीजन बाय जीरो। आपने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करी। जावा में ये याद रखिएगा कि यदि आप इंटीजर वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी, यानी प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट होने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप डबल वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर भी, यदि आप उस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीजर को जीरो से डिवाइड करेंगे प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो सकता है, एक्सेप्शन रेज होती है। लेकिन यदि डबल वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका इन्फिनिटी होता है।
नल पॉइंटर आपके पास है, यानी कि आपने लिखा स्टूडेंट एस, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो एस में क्या है, एस में तो कोई एड्रेस ही नहीं है, तो नल पॉइंटर वेरिएबल है ना। तो उसके थ्रू यदि आप कोई रोल नंबर नेम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है। एरे का साइज है आपका 10, वैलिड इंडेक्स हुई 0 to 9। एरे में आपको बताइए जावा में एरे की बाउंड चेक होती है, एरे की बाउंड चेक होती है तो फिक्स्ड हो गया, एरे का साइज कितना 0 to 9 इंडेक्स वाइज 10 एलिमेंट्स के केस में। अब गलती से आप 10 या 11 लिख दो तो ठीक है ना, तो प्रोग्राम आपका जेवीएम प्रोग्राम वही टर्मिनेट कर देगा। सी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, एरे का साइज 10 बनाना, 11 इंडेक्स यूज करना, चल जाएगी, जावा में नहीं चलेगी। तो रन टाइम पे हमारी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब प्रॉब्लम आती है तो जेवीएम उसमें करता क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो आपके एक्सटर्नल से रिलेटेड है। मान लीजिए आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें आपका प्रोग्राम क्या कर लेगा बेटा, इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो हो गया, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मैंने बताई हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, चलते समय आपके प्रोग्राम में ईश्वर ना करे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, हार्डवेयर कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसमें आप क्या हैंडल कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। These are errors that occur due to factors outside the control of the program, जिस पे प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं है, such as input output errors, network failures, insufficient system resources and so on। और थर्ड हो गई आपकी लॉजिकल एरर्स, हमारे एल्गोरिथम ही गलत है, हमारा प्रोसेस ही गलत है, ठीक है ना, कहीं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट कर रखी है। तो ये आपकी जो एरर्स हैं इन्हीं में हम जो लॉजिकल एरर्स है, इसको ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप प्रोग्राम्स बनाएंगे उतना आपका लॉजिक अच्छा होगा, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतने ही ज्यादा लॉजिकल एरर्स कम होंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रन टाइम पे हमारी एरर्स आ रही हैं, इन्हीं को हैंडल करना हमें सीखना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, नो, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन जावा, जनरल बात करते हैं, ऐसी एग्जांपल से समझो, जावा क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम में कोई एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जैसे ही वो सिचुएशन क्रिएट होती है, प्रोग्राम टर्मिनेट होने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है, प्रोग्राम को कौन रन करता है, प्रोग्राम को रन करता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज द होल सोर्स रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। अब जेवीएम को सबसे पहले पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम में कहां प्रॉब्लम है, जेवीएम को पता चल गया, उसके बाद जो है वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोग्राम के थ्रो करता है, वो ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम के लगता है, हमारा प्रोग्राम गिर जाता है, मर जाता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। सिंपल ऐसे याद रखिए, सी दिस, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन जावा प्रोग्राम इट इज सेड टू बी थ्रोन, थ्रो कर रहा है, कौन कर रहा है, thrown by the code that detects the error condition। This is typically done using the throw statement। ये throw statement हम नहीं कर रहे, अभी अभी JVM कर रहा है, आगे जाके हम भी करेंगे। The exception is then caught and handled by the code that node knows how to deal with it। अब ये caught कौन करेगा, वो हम करेंगे, ठीक है ना। ऐसे समझो आप बैठे हो, आपको किसी ने बॉल फेंक के मारी, ऑब्वियस है बॉल हमारे लगेगी, हम गिर गए, तो हम तो कौन, प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, इसको हैंडल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो बॉल कोई थ्रो करे उसे कैच कर लो। बॉल आपने कैच कर ली, बॉल कैच करके क्या करोगे, ऑब्वियस है बॉल कैच करके एक्शन लोगे, सामने वाले को डांटोगे, मारोगे, भाई तुमने हमें बॉल फेंक के क्यों मारी, हमारे चोट लग जाती तो ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन थ्रो होगी, आप क्या करेंगे, कैच करेंगे, कैच करके क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। अब ये बॉल कोई जो हाथ में आएगी अपने आप आ जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे बॉल हाथ में नहीं आएगी, तो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, फिर आप बॉल को कैच करेंगे, फिर आप बॉल को कैच करने के बाद स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन का मतलब है आपके प्रोग्राम में इस तरीके की प्रॉब्लम आने पे क्या होना चाहिए, तो वो आप करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राई कैच, ठीक है ना। ट्राई करेंगे, फिर कैच करेंगे, कैच करके एक्शन लेंगे और अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कराएंगे। इस बीच हो सकता है बहुत सारे स्टेटमेंट आपके छूट जाएं, जो छूट गए जस्ट इग्नोर इट, वो वापस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सी दिस, हमने यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लगाया, अभी डिटेल में प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वैसे एक हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया है,
हमने एक इंटीजर वेरिएबल लेके 10/0 किया, तो इंटीजर वैल्यू है बेटा। तो प्रोग्राम में ना यहीं पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। एक्सेप्शन रेज होते ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो टर्मिनेट होने की कोशिश करेगा। तो आपका जो कंट्रोल है ना वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैच पे। यहाँ हम कुछ कैच करेंगे, एक्सेप्शन का नाम बताएंगे, उसके बाद उसे हैंडल करेंगे जो भी हमें करना, ठीक है ना। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को तो और क्लियर होगा। तो इस ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, आपके ट्राई ब्लॉक में हम लोग एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं। एक्सेप्शन जैसी आएगी कैच कर ली जाएगी। किसके थ्रू? कैच ब्लॉक के थ्रू, जो आपके प्रोग्राम को ग्रेसफुली हैंडल करेगा। और मे बी आप कोई एरर मैसेज दिखाना चाहें, आप कोई यूजर को इंफॉर्मेशन देना चाहें, आप कुछ एक्शन लेना चाहें, यूजर से दोबारा इनपुट लेना चाहें, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जावा प्रोवाइड्स अ हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन क्लासेस विद दिस। तो जावा में अपने आप में क्लास की हायरार्की है, पहले वो हायरार्की ही देख लें, बेटर रहेगा। दिस इज द हायरार्की। वी हैव अ क्लास थ्रोएबल, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास, इसके नीचे एक्सेप्शन क्लास है, इसके नीचे एरर है। एक्सेप्शन क्लास के नीचे जो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड हमने लिखा हुआ है, तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में जनरल बात करूंगा, थ्रोएबल, थ्रोएबल के नीचे एक क्लास है एरर, और एरर के नीचे जितनी भी सब क्लासेस होती है, बहुत सारी सब क्लासेस होती है बेटा। तो हर क्लास की एक पहचान है, उसके नाम में लास्ट में आएगा एरर। फॉर एग्जांपल एबीसी एरर, XYZ एरर, MNO एरर। तो लास्ट में जब भी एरर आए तो समझ जाइएगा कि उसकी सुपर क्लास है एरर। और एरर वो केस है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, जस्ट इग्नोर इट। नाउ कम हियर, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वो केस है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं। दीज आर नॉट द क्लास नेम। ये एग्जैक्टली बेटा क्लास के नेम नहीं है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं क्लास नेम लिख देता हूं। क्लास का नाम तो होता है एक्सेप्शन। ये तो हमने डायग्राम बनाया हुआ है केस समझाने के लिए, और यहाँ क्लास का नाम होता है एरर। ओके। एक्सेप्शन के नीचे बहुत सारी सब क्लासेस होती हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसकी पहचान सुनिए। एक्सेप्शन के नीचे जितनी भी क्लासेस हैं, आइदर हियर और हियर, सबके नाम में लास्ट में आएगा एक्सेप्शन, सबके नाम में। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नहीं मिली। क्लोन नोट सपोर्टेड एक्सेप्शन, क्लोनिंग नहीं कर सकते। इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, एक्सेस जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है। इंस्टांशिएशन एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन। इसी तरीके से अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो करो तो एक्सेप्शन रेज होती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तब रेज होती है जब एरे की इंडेक्स बाउंड्री से बाहर हो जाए। नल पॉइंटर एक्सेप्शन अभी आपको बताया था, यदि आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आपके पास नल रेफरेंस है, उसके थ्रू आप क्लास की किसी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने की कोशिश करें। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इनहेरिटेंस में कास्टिंग आप गलत कर रहे हैं। एरेज स्टोर एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। दीज आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शंस, अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शंस। तो जो आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं वो क्या है और अनचेक्ड क्या है, ये अभी डिस्कस करेंगे। पहले ट्राई कैच को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्सेप्शन के नीचे ध्यान रखिएगा, जितनी भी डायरेक्ट सब क्लासेस होती हैं वो सब चेक्ड होती हैं, और रन टाइम एक्सेप्शन के नीचे जितनी भी डायरेक्ट सब क्लासेस होती हैं वो सब अनचेक्ड होती है। तो ये हमारी क्लास की एक हायरार्की है। ओके। अब जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होगी तो बेटा या तो वो ये वाली होगी या ये वाली होगी, इनमें से कोई एक्सेप्शन रेज होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेप्शन रेज हो रही है, तभी आप उसे कैच कर पाएंगे। आप कहेंगे सर हमें नहीं पता हो तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस में जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। कार है, बाइक है, स्कूटर है, नहीं पता, कह दो व्हीकल है। ओके। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये है, नहीं पता, कह दो एक्सेप्शन है। तो सुपर क्लास को आप सब क्लास का रेफरेंस असाइन कर ही सकते हैं। तो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दिस इज द एग्जांपल। वेरी सिंपल एग्जांपल इज दिस। हियर वी हैव पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन an array. The size of the array is 3, 3, 6 and 1, 7. 7 elements are there.
वी हैव इंटीजर वेरिएबल id x, लेट दिस इज फॉर इंडेक्स a एंड आंसर। आंसर को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया बेटा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक मैसेज दिया एंटर इंडेक्स एंड वैल्यू। यूजर ने दो वैल्यू इनपुट करी, लेट 5 एंड 3। तो आप क्या करेंगे, एरे की 5 इंडेक्स से डेटा रीड करेंगे, 0 1 2 3 4 5, 45 आ गया। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, कहीं कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, यूजर ने इंटीजर की जगह एबीसीडी डाल दिया। मैसेज आया एंटर इंडेक्स एंड वैल्यू, आपने डाला एबीसीडी। एबीसीडी कौन सा नंबर होता है बेटा, एबीसीडी तो कोई नंबर नहीं होता। तो जेवीएम आपके प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज करो आपने नंबर सही डाला, इंडेक्स आपने इनपुट करी 10, वैल्यू डाली 5, एरे की किस इंडेक्स से डेटा रीड करने की कोशिश करेगा, 10 से। नहीं कर पाएगा, आपके पास इतनी वैल्यूज नहीं है। तो वो प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देगा, कहेगा जी जब वैल्यू रीड ही नहीं हो पा रही है तो मैं आगे कहां से चलूं। तो प्रोग्राम एबनॉर्मली मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, बात खत्म हो गई वहीं पे, आगे का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट केस, सपोज वैल्यू भी सही है, इंडेक्स सही है, यूजर ने ए की वैल्यू इनपुट कर दी 0। अब ए वैल्यू 0 है, 0 से डिवाइड करोगे, सेम प्रॉब्लम, प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रोग्राम क्या हो रहा है, एबनॉर्मली टर्मिनेट। अब आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पे आप लोग इफ कंडीशन लगा सकते हो। जो ए वेरिएबल है उस पे भी इफ कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन बेटा इस पे क्या इफ कंडीशन लगाओगे, जो यूजर एबीसीडी डाल देगा। तो इस पे आप यहां पे कोई इफ कंडीशन नहीं लगा सकते। तो पहली चीज, आपने ए पे इफ कंडीशन नहीं लगाई, इंडेक्स पे इफ कंडीशन नहीं लगाई, दिस इज योर लॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लॉजिक हम किस पे लगा सकते हैं, ए पे और इंडेक्स पे लगा सकते थे, बाकी किसी में नहीं लगा सकते थे। तो तीसरा तो टर्मिनेट हो गई होगा। तो यहां प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, रन टाइम पे जो डेटा उसे चाहिए वो डेटा प्रोग्राम के फेवर में नहीं है, जस्ट टर्मिनेटेड। और टर्मिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि यहां टर्मिनेट हुआ, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यहां टर्मिनेट होगा, यहाँ आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, तो सिंपली अब आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले समझो जेवीएम क्या करता है, जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ऑब्जेक्ट बनाया, उसने थ्रो कर दिया। आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट कैच करना है। अब ऑब्जेक्ट कैच करना है तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस बॉल है, कौन सी बॉल है जो आपको थ्रो की गई है। आप कहेंगे सर नहीं पता, तो कह दो बॉल है, सिंपल। यानी कि जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है वो इनमें से किसी एक्सेप्शन क्लास का है, हमें नहीं पता, तो आप कह दो एक्सेप्शन क्लास का दिस वन। ठीक है ना, क्योंकि सब क्लास का रेफरेंस ऊपर तो होल्ड कर ही लेगा। जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप यहां पर फॉलो करेंगे बड़े सिंपल वे में, और आपकी जो वैल्यू है उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब हमने कैच कर लिया, कैच कहां करोगे, बिना ट्राई के कैच करोगे, तो पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम में हम देखेंगे किन किन स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। इस स्टेटमेंट में नहीं आ सकती, इसमें नहीं आ सकती, इसमें नहीं आ सकती, इसमें नहीं आ सकती, यहाँ आ सकती, यूजर एबीसी इनपुट कर सकता है, यहाँ भी आ सकती, यूजर एबीसी डाल सकता है, पॉइंट में कुछ वैल्यू डाल सकता है। फिर यदि ये दोनों स्टेटमेंट सही चल गए तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड 0 से करोगे तो भी हो जाएगा, सब कुछ सही रहा तो आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो जहां जहां प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने के चांस है, वो स्टेटमेंट कौन से है बेटा, ये। तो इन स्टेटमेंट्स को आप एक ब्लॉक में बंद करेंगे एंड दैट ब्लॉक इज नोन एज ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद आप लगाएंगे कैच ब्लॉक, वहां पे आप कैच करेंगे। कैच में आप मेंशन करेंगे किस टाइप के एक्सेप्शन आप कैच करना चाहते हैं। नहीं पता तो आप एक्सेप्शन लिखेंगे केवल, और उसके बाद आप एक्शन लेके आगे कंटिन्यू करेंगे, चेंज इट। वी हैव 5 कीवर्ड्स, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ये 5 कीवर्ड है जिनकी हेल्प से हम लोग जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो जावा प्रोवाइड्स वेरी सिंपल मेथड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, देयर आर ओनली 5 कीवर्ड्स, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। तो इन्हीं के हेल्प से हम अपनी एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल कर पाते हैं। एग्जांपल एक, ये देखिए, वही प्रोग्राम है, सेम बिल्कुल।
ये स्टेटमेंट हमारे एज इट इज है। देखिए जिन स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आने के चांसेस थी उनको हमने एक ब्लॉक में बंद किया, ट्राई ब्लॉक। जहां आपका ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हुआ उसी के साथ हमने शुरू किया कैच ब्लॉक। और हमें नहीं पता एक्सेप्शन किस टाइप की आएगी, तो हमने लिख दिया एक्सेप्शन। और ये एक वेरिएबल का नाम लिया है हमने, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ये आपका वो वेरिएबल है जिसमें जेवीएम जो ऑब्जेक्ट आपको थ्रो करेगा उसे आप स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो उसका रेफरेंस आपका इसमें आ जाएगा। हम चाहें तो इसे यूज भी कर सकते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए। अब हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एक्सेप्शन अकर्ड। अब देखना होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये फिर ये आंसर कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद आप यहां आ जाएंगे और आपका आंसर डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है ना। सेकंड केस देखना, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये हो गया, मैसेज आ गया। यहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे आप इंटीजर, यहां कुछ प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम के आते ही जेवीएम ने प्रोग्राम टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। प्रोग्राम टर्मिनेट होते ही आप सीधा कैच ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी आपके ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये आपके स्किप हो गए, छूट गए। अब ये जो आपका जो जेवीएम ने ऑब्जेक्ट थ्रो करा वो आपका इस ई वेरिएबल में आ गया, फिर मैसेज डिस्प्ले होगा दिस वन, ये आपका एग्जीक्यूट होगा और फिर आपका नीचे मैसेज आ जाएगा, ये आंसर की वैल्यू हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दी थी, यदि कुछ और डिस्प्ले ना हो तो एटलीस्ट आंसर में जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो यदि नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आती तो वहां से वो शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद का नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। इस तरीके से हम लोग ट्राई कैच लगाएंगे, ठीक है ना। और ये वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XYZ एज यू विश। अब यहां पर फुटबॉल आ रही है तो भी एक्शन एक ही है, क्रिकेट बॉल आ रही है तो भी एक्शन एक ही है, टेबल टेनिस बॉल है तो भी एक्शन एक ही है। आप चाहते हैं कि आप अलग अलग एक्शन लें, मतलब एक्स प्रॉब्लम आए तो अलग एक्शन है। जैसे यहां पर यदि आपकी ना यूजर ने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगी बेटा, यदि आपने एबीसीडी डाला, इंडेक्स बाहर हो गई तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। यहाँ जीरो से डिवाइड करोगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो यहाँ तीन एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। फर्स्ट, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। सेकंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। थर्ड, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो तीनों ही एक्सेप्शन के केस में हमारा एक ही मैसेज आ रहा है, एक्सेप्शन अकर्ड। अब हम चाहते हैं नहीं, यदि फुटबॉल किसी ने थ्रो करी है तो अलग एक्शन लिया जाए, क्रिकेट बॉल थ्रो करी है तो अलग एक्शन लिया जाए। एंड नाउ एक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द बॉल, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो जेवीएम ने आपको थ्रो किया। तो उस केस में आप एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। हियर वी हैव द प्रोग्राम इज सेम, this one, now the try statement as it is। लेकिन कैच देखो मैंने दो लगाए हैं बेटा, फर्स्ट कैच एंड सेकंड कैच। फर्स्ट कैच में हमने क्या लिखा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ रेंज नहीं है बेटा, ये बाउंड्स है, सॉरी। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहां पर है आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है ना। दो एक्सेप्शन हमने कैच में लगाए हैं। तो देखिए, एक तो ट्राई ब्लॉक आपने लगाया, जहां ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ वहीं पहला कैच, और उसी के फौरन बाद जहां पहला कैच खत्म हुआ सेकंड कैच, फिर सेकंड कैच खत्म होने के बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट। नाउ द वर्किंग, आपकी सपोज करो यहां पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन रेज हुई, तो वो इस कैच में कैच हो जाएगी, ये वाला आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाले कैच से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपकी आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन जीरो से डिवाइड वाली, तो वो पहले यहां कैच करने की कोशिश करेगा, वो नहीं कर पाया तो वो यहां आ जाएगा, यहां कैच हो गया, ये वाला मैसेज आएगा अब, और फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। सपोज करो यूजर ने एबीसीडी डाल दिया, तो आएगी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, क्या हमने कैच की है, नो, तो प्रोग्राम बेटा बीच में एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे सर तो हमें तीसरा भी लगाना चाहिए था, लॉजिकली तो लगाना चाहिए। आप कहेंगे सर एक ही लगा दो, पहले वाले जो लगा रखा था, बेटा पहले वाले में बस एक चीज है कि एक्शन होता है सेम, यहाँ एक्शन होता है अलग अलग, तो ध्यान रखना।
अलग एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ एक से ज्यादा कैच ब्लॉक लग सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ एक से ज्यादा कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। और यदि एक्सेप्शन की कभी भी जरूरत पड़े तो बिल्कुल लास्ट में लगाना है, स्टार्टिंग में मत लगाना। कंपाइलर दे देगा जी सारी बॉल तो इसने कैच कर ली, बेचारों को बाकी को क्यों आपने यूज कर रखा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ट्राई कैच लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। यदि कोई ऐसी एक्सेप्शन रेज हो गई जो आपने कैच नहीं कर रखी, तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहां पर यदि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आती है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो दिस इज द ट्राई एंड कैच। So you can use single catch or multiple catch as you wish as per your requirement. अब ट्राई कैच की सीक्वेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है बेटा, दैट ब्लॉक इज नोन एज फाइनली ब्लॉक। फाइनली वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, मेरी लाइन पे फोकस करो। फाइनली वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। हमारे प्रोग्राम में तीन सिचुएशन होती है। फर्स्ट, प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई, कैच हो गई, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई, कैच नहीं हो पाई, प्रोग्राम बीच में क्या हो रहा है, टर्मिनेट। टर्मिनेशन से पहले फाइनली चलेगा, ध्यान रखिएगा। फाइनली केवल एक ही केस में नहीं चलेगा, यदि ट्राई में ही एंट्री ना हो तो, यानी ट्राई के ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे हैं उससे पहले ही एक्सेप्शन आ गई तो, उस केस में। हियर इट इज, सेम प्रोग्राम है, दो एक्सेप्शन कैच करी है और यहां हमने लिखा है फाइनली। बेटा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला, कैच नहीं होगा, फाइनली चलेगा, फिर आंसर आ जाएगा। प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई, कैच चलेगा कोई भी एक स्पेसिफिक, फिर फाइनली चलेगा। प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई, कैच नहीं हो पा रही है, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से पहले फाइनली को चला के तब बाहर जाएगा। फाइनली में हम कुछ ऐसे कोड लिखते हैं जो हमने अपने प्रोग्राम में रिसोर्सेस यूज किए हुए हैं, उन्हें फ्री करना है, क्लीन अप करना है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स फाइनली में लिखे जाते हैं कि आपका प्रोग्राम जब एक टर्मिनेशन पॉइंट पर है, चाहे वो कैसे भी टर्मिनेट हो रहा है, तो जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो उनको फ्री कर दो। तो ऐसे केस के लिए हम लोग फाइनली को यूज करते हैं। तो ट्राई कैच के साथ में फाइनली यूज भी हो सकता है। Finally block in Java is used to execute important code such as releasing resources, closing connections, regardless of whether an exception occurs in the try block or not. क्यों? एक्सेप्शन आई तो भी चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आई तो भी चलेगा। Here are some common use cases: resource cleanup, ensuring consistent state and cleanup task. Okay, तो ये याद रखना है फाइनली क्यों किया जाता है। एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट याद रखो। There are 5 possible combinations of try, catch and finally. Try, catch, try, finally. अब ये दो पॉइंट्स रुकिए, ध्यान रखना ट्राई के साथ कैच लगाओ ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ट्राई के साथ कैच लगाना जरूर नहीं है। यदि ट्राई के साथ फाइनली लगा हुआ है तो भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होगा, रन होने की गारंटी नहीं है, एक्सेप्शन आएगी, हैंडल नहीं हो पाएगी, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। तो आप ट्राई के साथ केवल कैच या केवल फाइनली भी लगा सकते हो। ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हो, सिंगल कैच फाइनली लगा सकते हो या मल्टीपल कैच फाइनली लगा सकते हो। तो ओनली 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस: either catch or finally block is compulsory with try block, and we can also use nested try catch blocks. if के अंदर if लगाते हो, while के अंदर while लगा सकते हैं, for loop के अंदर for loop लगा सकते हैं। तो ट्राई कैच के अंदर फिर से ट्राई कैच लग सकता है, कैच ब्लॉक में भी ट्राई कैच लग सकता है, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लग सकता है। तो आप नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है, अभी वैसे मैंने आपको बताई थी इनबिल्ट एक्सेप्शंस है ये कुछ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड मच मच मोर, मैनी मोर। अब यहाँ एक टर्म हमने यूज की थी, चेक्ड और अनचेक्ड। नो, व्हाट इज द चेक्ड और अनचेक्ड? उससे पहले हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे, थ्रो। अब ये थ्रो क्या है? जो काम जेवीएम कर रहा है वो आप कर दीजिए। जेवीएम क्या कर रहा था? जैसी कोई इंफॉर्मेशन आई, सॉरी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रो कर दिया। ये काम अब आप कीजिए। आप कहेंगे सर हम ही अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट क्यों करेंगे? बेटा अभी तो बताया था, रिजल्ट गलत आने से अच्छा है रिजल्ट ना आए।
आपकी कहीं कोई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जहां आपको लगता है कि प्रोग्राम यदि आगे कंटिन्यू करेगा तो प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड गलत रिजल्ट जनरेट करेगा, तो ऐसे केस में अच्छा है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। तो यदि आप एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं तो जावा में फोर्थ कीवर्ड हमारे ट्राई कैच फाइनली के बाद है थ्रो। तो थ्रो की हेल्प से आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, वही जो जेवीएम करता था, स्पेसिफिक कंडीशंस पे ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो थ्रो करता है, हम भी यही करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रो करेंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी ना किसी एक्सेप्शन क्लास का, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। आप कहेंगे सर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्लास नहीं हुई, तो हाँ हो सकता है, तो तब आप अपनी भी एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे तो उसमें या तो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेंगे या रन टाइम एक्सेप्शन को। अब आप कहेंगे सर हम किसे करना चाहिए, तो वो भी बहुत ईजी है। एग्जैक्टली जो हमारी एक्सेप्शन होती है वो चेक्ड होती है और रन टाइम एक्सेप्शन अनचेक्ड होती है। नहीं, दूसरे तरीके से बात करते हैं। बेटा जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है तो वो ये चेक करता है कि क्या आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, और जिनको वो चेक करता है बस हम उन्हीं को चेक्ड एक्सेप्शन कहेंगे, क्योंकि वो कंपाइलर चेक कर रहा है। उस केस में वो आपको फोर्स करेगा कि आप ट्राई कैच लगाएं। लेकिन जिनको वो चेक नहीं करता उन्हें हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, वो होती है रन टाइम एक्सेप्शन। तो यदि आपने एक्सेप्शन को इनहेरिट किया तो आपकी चेक्ड एक्सेप्शन है, और यदि आपने रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किया तो आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है ना? तो रन टाइम एक्सेप्शन की डायरेक्ट सब क्लासेस अनचेक्ड होती हैं और एक्सेप्शन क्लास की डायरेक्ट सब क्लास चेक्ड होती है। इस तरीके से आप एक्सेप्शन क्लासेस बना सकते हैं। कस्टम एक्सेप्शन हमने लिखा, उसके बाद लिखा एक्सटेंड्स एक्सेप्शन या फिर एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। फर्क क्या है, ये आपकी चेक्ड है और ये आपकी अनचेक्ड। तो चेक्ड बनानी है अनचेक्ड बनानी है ये आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी क्लास बना सकते हैं। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक सजेशन दिया जाता है आपको, रूल तो नहीं है, कि जब भी आप अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाएं तो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग फंक्शन को जरूर ओवरराइड करें। करें या नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा कहा गया है और इसका फायदा भी मिलता है। तो ये एक्सेप्शन क्लास आप बना सकते हैं। एक्सेप्शन चेक्ड और अनचेक्ड का डिफरेंस वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी checked exceptions are exceptions that are checked at compile time by the compiler. This means that the Java compiler ensures that code handles these exceptions either by catching them using a try catch block or by declaring that the method throws the exception using the throws keyword. अभी throws keyword पे भी आएंगे। If a method throws a checked exception, the calling code must handle, ध्यान से सुनना, must handle it in one of these ways, otherwise it would not compile. अनचेक्ड एक्सेप्शन में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, आप थ्रो कर रहे हैं, कंपाइल हो जाएगा, आपने ट्राई कैच लगाया ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। ओके, यहां पर देखिए हमने एक थ्रो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया है। हमने एक फंक्शन बनाया, ट्राई ब्लॉक लगा रखा है, कैच है हमारे पास यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन सपोज, है ना? सम कोड दैट माइट थ्रो आईओ एक्सेप्शन, कोई आईओ एक्सेप्शन आ सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन का देखो ऑब्जेक्ट बनाया और हमने इसको कर दिया थ्रो। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है ना? मेन चीज ये थ्रो आईओ एक्सेप्शन, मतलब थ्रो के बाद आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बात इतनी सी। ठीक है ना? आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वापस आप ही के प्रोग्राम के लगेगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा यदि ट्राई कैच नहीं है तो। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने कैच के अंदर थ्रो लगाया, बेटा जरूरी नहीं है कैच के अंदर लगाओ, आप ट्राई के अंदर लगाओ, कहीं और लगाओ, जहां आपका मन हो वहां आप थ्रो कीवर्ड लगा सकते हैं। तो थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम जनरली मैक्सिमम केस में कस्टमाइज एक्सेप्शंस को थ्रो करते हैं, अपनी बनाई हुई एक्सेप्शन। नाउ व्हाट अबाउट द थ्रोज, वो सुनिए। आपका एक कोड ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका एक कोड ऐसा है जो मैंने लिखा है, आप कॉल कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोड मैंने लिखा है,
पर आप उसे कॉल कर रहे हैं। क्लास मैंने बनाई है, उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस मेरे लिखे हुए कोड में 10-15 लाइन में एक्सेप्शन आने के चांस है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर ट्राई कैच लगाओ, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए कैच में क्या करूंगा बेटा? एक्शन लूंगा। एक्शन मुझे क्या लेना है? ये क्या आपको पता है? मुझे पता है। आप कहेंगे सर आप ही को पता होगा। तो बेटा प्रोग्राम तो आप बना रहे हो ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने आपने बनाया, प्रोग्राम के अंदर मेरी क्लास तो आप यूज कर रहे हो, प्रोग्रामर आप हो। और यदि आप इस समय इस वीडियो को 50,000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हर कोई अलग अलग एक्शन भी तो ले सकता है। तो मैं एक्शन लूंगा तो मैं तो एक ही लूंगा, और वो जरूरी नहीं है मेरा लिखा हुआ एक्शन आप में से किसी को पसंद आए। तो ऐसे केस में हम फंक्शन डिक्लेरेशन वाली लाइन में थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं। थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम एक्सेप्शन पास कर देते हैं, किसे? उसे जो हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ऐसे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, या कोई और एक्सेप्शन, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी हो सकती है। एग्जांपल है तो सिंपल एक। तो थ्रोज कीवर्ड के थ्रू आप एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। यहाँ क्लास का नाम आता है बेटा, ऑब्जेक्ट का नहीं। और ये ध्यान रखना, थ्रोज के थ्रू आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, लाइक दिस E1 E2 जो भी एक्सेप्शंस के नाम है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन लाइन में हमेशा लिखा जाता है, थ्रोज कीवर्ड। अब जो भी इसे कॉल करेगा वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा। और एक मजे की बात, यदि आपने चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करी है तो उसके कोड में सिंटैक्स एरर आएगी, उससे कहा जाएगा भाई ट्राई कैच लगा। और यदि आपने अनचेक करी है तो कोई इशू नहीं। तो थ्रोस कीवर्ड के थ्रू हम कॉलर को एक्सेप्शन पास कर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से ट्राई कैच लगाइए। तो दिस इज द यूज ऑफ थ्रोस कीवर्ड। तो थ्रो और थ्रोस बिल्कुल अलग है। थ्रो के थ्रू आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, थ्रोस के थ्रू आप एक्सेप्शन कॉलर को पास कर रहे हो। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, बहुत जरूरी है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग विद एग्जांपल। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस लैंग्वेज चेंज करिए। हाउ वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस इन जावा? मल्टीपल ट्राई कैच, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फाइनली। डिफरेंशिएट बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस सेक्शन में है, सेक्शन ए में है, बी में, सी में, उस पर जरूर फोकस करना और उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट प्रोवाइड करना। छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंटेंट फालतू मत लिखिए, और बड़े मार्क्स में बहुत ज्यादा छोटा कंटेंट भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट में। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके अलावा चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस के नाम, कुछ एक्सेप्शंस के नाम आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शन किस काम में आती है। तो यदि नहीं समझ में आए तो जो उसके एक्सेप्शन के शुरू में लिखा है उससे समझने की कोशिश करना, तो उससे बदल जाता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो पता चल जाता है, ठीक है ना। कस्टम एक्सेप्शन जब भी बताओगे, कस्टम एक्सेप्शन हम बना सकते हैं अपनी एक्सेप्शन। तो या तो एक्सेप्शन को इनहेरिट करोगे या रन टाइम एक्सेप्शन को। दोनों में क्या डिफरेंस बताया, या तो चेक्ड या अनचेक्ड, जैसी भी आपको बनानी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड टॉपिक, एंड द सेकंड टॉपिक इज इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। पहले बेसिक बातें कर लें। व्हाट इज एग्जैक्टली इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी? इनपुट आउटपुट मींस रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग व्हाट? रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सम सोर्स। टू वेयर? टू सम डेस्टिनेशन। सोर्स means for example your string in a program, हार्ड डिस्क पे एक फाइल, कोई नेटवर्क कनेक्शन, कीबोर्ड, एंड द डेस्टिनेशन मे बी द अगेन फाइल, एनी नेटवर्क कनेक्शन। अब कीबोर्ड से तो आप प्रिंटर नहीं कराओगे, है ना, मॉनिटर हो सकता है, मेमोरी बफर हो सकता है, कोई एरे हो सकता है, बाइट एरे हो सकता है, कैरेक्टर एरे हो सकता है, वहां भी डेटा राइट किया जा सकता है। तो इनपुट आउटपुट जो है, दिस इज रिलेटेड टू द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सम सोर्स टू सम डेस्टिनेशन। सेकेंड, कंप्यूटर में सब कुछ 0 1 होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज इन 0 and 1। तो यदि कंप्यूटर में आपको ए स्टोर करना है तो ए नहीं होता, 65 होता है इंटरनली, आस्क की वैल्यू।
तो अब यदि आपको कंप्यूटर से कुछ वैल्यू मिली और ये कहा गया ये 65 है, तो बताओ क्या है, तो उसे ए कहोगे या 65 कहोगे? कंफ्यूजन है? तो बहुत सिंपल वे में बताता हूँ, यदि वो कैरेक्टर डेटा है तो ए कहोगे और बाइनरी डेटा है तो 65 कहोगे, बस इतना याद रखिएगा। यानी कि डेटा एक ही है, केवल हमारे देखने का नजरिया फर्क है। तो आईओ में जो क्लासेस है बेटा, वो हमारी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, केवल केवल हमारी फैसिलिटीज के लिए। तो IO packages classes can be used to read and write data from some source to some destination. For example, network socket, keyboard, string, memory buffer, files, etc. तो जो चार कैटेगरी है वो क्या है बेटा? बाइनरी रीड, बाइनरी डेटा रीड करना है। बाइनरी राइट, बाइनरी डेटा राइट करना है। टेक्स्ट रीड, टेक्स्ट डेटा रीड करना है। टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट में राइटिंग करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्स्ट रीड कर रहे हो तो 65 ही है, बस उसे ए कह देंगे, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। जावा में इसके लिए चार इंपॉर्टेंट क्लास है, केवल चार। जितनी भी रीडिंग और राइटिंग की क्लासेस हैं वो सभी इन चारों क्लासेस की सब क्लासेस होती हैं। एक्सेप्शन में मैंने आपसे कहा कि जिन क्लास के नाम में लास्ट में एक्सेप्शन आ रहा हो तो वो एक्सेप्शन की सब क्लास है, जिनके नाम में लास्ट में एरर आ रहा हो तो वो एरर की सब क्लास है। वही बात यहां पर कहूंगा बेटा, जिस क्लास के लास्ट में नाम में आ रहा हो इनपुट स्ट्रीम, तो समझ जाइएगा उसकी सुपर क्लास है इनपुट स्ट्रीम, और वो बाइनरी में रीडिंग के काम आएगी। यदि किसी क्लास के नाम में लास्ट में आ रहा हो आउटपुट स्ट्रीम, तो समझ जाइएगा ये बाइनरी में राइटिंग के काम आएगी, और उसकी सुपर क्लास है आउटपुट स्ट्रीम। सिमिलरली रीडर, जिसके नाम में लास्ट में आ रहा हो, उसकी सुपर क्लास है रीडर, और वो टेक्स्ट में रीडिंग के काम आएगा, और टेक्स्ट में राइटिंग के काम आती है राइटर क्लास। हियर यू कैन सी हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम है। इन दोनों को हम कहेंगे बाइट ओरिएंटेड, क्योंकि यहां 8 बिट पे कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, न्यूमेरिकली जैसे मैंने कहा 65। फिर हमारे पास है रीडर एंड राइटर, इसे हम कहते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड। अब उस 65 को हम यहाँ पे ए कह रहे हैं। ओके, तो बाइट ओरिएंटेड और कैरेक्टर ओरिएंटेड दो तरीके की लाइब्रेरी हमारे पास है। इन चारों क्लास की सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है, और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सबकी सुपर क्लास इन चार में से ही कोई एक होगी। रीडिंग और राइटिंग के लिए जितनी भी क्लासेस होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समथिंग लाइक दिस। आईओ स्ट्रीम को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। अब इनके क्लासेस देखना। बाइनरी में मेरे पास है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम की सब क्लासेस, फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, इन सब के नाम में इनपुट स्ट्रीम आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सोर्स, जहां से डेटा रीड करोगे, जैसे बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, डेटा बाइट एरे से रीड किया जा रहा है। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, मेमोरी में किसी बफर से रीड कर रहे हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम, डेटा किसी फाइल से रीड कर रहे हैं। सिमिलरली आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। टेक्स्ट में क्लासेस के नाम देखो, रीडर के नीचे फाइल रीडर, बफर्ड रीडर, पाइप रीडर, एंड द इंपॉर्टेंट वन इनपुट स्ट्रीम रीडर। नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, लास्ट में रीडर आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी सुपर क्लास रीडर है। ठीक है ना? इनपुट स्ट्रीम हुआ इसका सोर्स, डेटा कहां से रीड होगा? बाइनरी से। कैरेक्टर एरे रीडर, राइटिंग में फाइल राइटर, बफर्ड राइटर, पाइप राइटर, इनपुट स्ट्रीम राइटर, कैरेक्टर एरे राइटर, सबके नाम में क्या आ रहा है लास्ट में? राइटर। तो ये हमारी कुछ क्लासेस हैं जिन क्लासेस को हम आईओ स्ट्रीम में यूज कर सकते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास, डिटेल में समझो। ऐसे, ये है आपका डेटा, वो डेटा जहां से आप डेटा रीड कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी सोर्स से डेटा रीड करेंगे तो डेटा उठ के रैम में आ जाएगा, और 8 बिट्स के ग्रुप बन जाएंगे। तो ये एक ब्लॉक जो है वो 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली फर्स्ट बाइट पे आपका पॉइंटर सेट हो जाएगा। आपको इस फर्स्ट बाइट की वैल्यू रीड करनी है, इसको आप रीड करना चाहते हैं, तो जस्ट कॉल दिस फंक्शन।
रीड इनपुट स्ट्रीम में, ये इंटीजर में आपको इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू होगी, और उसके बाद आपके इस पॉइंटर को मूव कर देगा यहां, तो यहां से पॉइंटर हट जाएगा, अब पॉइंटर आ गया सेकंड बाइट पे, फिर से कॉल करो, सेकंड की वैल्यू मिलेगी, पॉइंटर मूव करेगा थर्ड पे, फोर्थ फिफ्थ, लास्ट में आ गए, कॉल किया, लास्ट की वैल्यू मिलेगी, लास्ट में आ गया, बिल्कुल एंड में आ गया, फिर से कॉल करो, इन दैट केस इट विल रिटर्न -1, माइनस मिलते ही हम समझ जाएंगे कि आपका डेटा खत्म हो चुका है। ओके, अब मेरा पॉइंटर यहां पर है, मैं जानना चाहता हूं कितनी बाइट्स अभी बची हैं, फंक्शन है अवेलेबल, ये बताएगा रिमेनिंग बाइट्स, कितनी बाइट्स अभी आपकी बची है। मैं यहां से आगे की 4 बाइट एक बार में रीड करना चाहता हूं, तो 4 बाइट को उठा के कहां डालोगे, बाइट एरे में, ये यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां, तो आप फंक्शन यूज करेंगे अगेन रीड, इसमें पास करेंगे एक बाइट एरे का नाम जिसका साइज एग्जैक्टली 4 ही होना चाहिए, तो वो आपकी 4 बाइट्स को यहां डाल देगा। ये एक इंटीजर वैल्यू भी रिटर्न करता है, उसे इग्नोर किया जा सकता है वैसे, फिर भी बता देता हूं, ये बताता है कि इसने कितनी बाइट्स को रीड करके इसमें राइट किया है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एरे का साइज ज्यादा है, ये है रीड मुझे 4 ही बाइट करनी है, तो आपको क्या क्या बताना है, एरे का नाम 0 1 2 3 किस इंडेक्स से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 कितनी बाइट, और फंक्शन का नाम सेम रीड, रिटर्न टाइप अगेन इंटीजर, तो ये फंक्शन ओवरलोडेड है, ठीक है ना, तो आप यहां से यहां डेटा कॉपी कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रीम ऐसी होती है बेटा जिनमें मार्किंग हो सकती है, मार्किंग का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम आपकी फॉरवर्ड ओनली होती है, यानी आप आगे चलेगा पीछे नहीं आ सकते, लेकिन कुछ स्ट्रीम होती है, सारी नहीं, जिनमें बैक आ सकते हैं, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि बैक आ भी सकते हैं नहीं आ सकते, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है मार्क सपोर्टेड, दिस वन, इसकी रिटर्न टाइप होती है बुलियन, ये बताता है कि क्या मार्किंग लगाई जा सकती है, मार्क कर सकते हैं क्या किसी स्ट्रीम को, यदि इसने ट्रू रिटर्न किया तो दैट मीन्स की मार्किंग पॉसिबल है, तो आप मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग कैसे होती है, ध्यान से सुनना, सपोज करो आपका पॉइंटर यहां पर है, तो फंक्शन कॉल करेंगे मार्क, तो यहां ना एक फ्लैग लग जाएगा आपका, ये फ्लैग लग गया, अब आपने मूव करना शुरू करा, ये रीड करा, ये करा, ये करा, यहां आ गए, आप फंक्शन कॉल करेंगे रीसेट, रीसेट करते ही वो वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे आपने मार्किंग की, ठीक है ना। अब देखो फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इज रीड, रीड करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, बाइट एरे टू रीड मल्टीपल बाइट्स फ्रॉम सोर्स इन बाइट एरे, बाइट एरे विद इंटीजर इंडेक्स एंड इंटीजर साइज टू रीड मल्टीपल बाइट्स फ्रॉम सोर्स इन बाइट एरे, स्किप, स्किप का मतलब है मुझे इतनी बाइट रीड नहीं करनी, 5 बाइट जहां पॉइंटर है उससे आगे की 5 बाइट को स्किप करके वो 6 बाइट पे आ जाए, तो आप स्किप में बताएंगे कितनी बाइट स्किप करनी है, अवेलेबल अभी मैंने बताया, बताएगा नंबर ऑफ बाइट्स कितनी बची हैं, मार्क हो गया, मार्क सपोर्टेड हो गया, रीसेट हो गया, क्लोज। बेटा जब भी किसी स्ट्रीम को यूज करोगे तो वो एक रिसोर्स है आपके लिए, और वो रिसोर्स आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा किसी और के लिए, जब तक अब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा या आप उसे फ्री मार्क नहीं करोगे, तब तक उस रिसोर्स को कोई और यूज नहीं कर सकता। अब यदि आपका प्रोग्राम 1000 लाइन का है और स्टार्टिंग की 10 लाइन में केवल आप किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, बाकी 990 लाइंस में नहीं कर रहे हो, तो बेटा बेटर रहेगा कि उस रिसोर्स को फ्री कर दो, वरना जब तक 990 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी वो बेचारा लॉक रहेगा, तो हम यूज करते हैं क्लोज। एक बार स्ट्रीम को आपने क्लोज कर दिया तो उसमें रीडिंग राइटिंग कुछ नहीं होती, फिर आपको ऑब्जेक्ट रिक्रिएट ही करना पड़ता है, रीओपन करनी पड़ती है स्ट्रीम। तो ये हमारे फंक्शन है इनपुट स्ट्रीम क्लास के, ध्यान रखिएगा किसी भी क्लास के लास्ट में यदि इनपुट स्ट्रीम लिखा है तो उसमें ये सारे फंक्शन होंगे। ओके, हियर इज द एग्जांपल,
एक बात याद रखना, जितने भी आईओ के फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो यदि आप उन्हें कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी, वो आपसे कहेगा ट्राई कैच लगाओ। यदि आप ट्राई कैच लगाने से बचना चाहते हो तो आप ट्राई कैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दो जो आपके फंक्शन को कॉल करेगा। फिलहाल तो हमने जेवीएम में मेन के साथ भी आप थ्रोज लगा सकते हो, तो हमने मेन में थ्रोज लगाया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे प्रोग्रामेटिकली मेरा ये सजेशन है एज अ प्रोग्रामर कि आप मेन में थ्रोज मत लगाइए, ट्राई कैच लगा के हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप ट्राई कैच लगाएंगे, इस पूरे कोड को ट्राई कैच में लिखेंगे तो बेटर है। देखिए हमने यूज करी है फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करी जाती है बेटा किसी भी फाइल से डेटा रीड करने के लिए। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें बताएंगे किस फाइल से डेटा रीड करना है, p1.txt, नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से है। हमने कहा fin डॉट रीड, इसने इस फाइल से पहली बाइट रीड करी, हमें इंटीजर में दे दी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर हमने 12 बाइट स्किप कर दी। तो यानी कि ये मान लो बेटा, तो फर्स्ट बाइट रीड करी, सेकंड थर्ड ये रीड हो गई, फिर आपने 12 बाइट स्किप कर दी, उसके बाद आपने 3 बाइट रीड करी, तो आगे की नेक्स्ट 3 बाइट्स आपको ये मिल गई, और ये आपने एक बाइट एरे में रीड कर लिए। उसके बाद आप अवेलेबल से पता भी कर सकते हैं कि कितनी बाइट्स बची हैं। हमने प्रोग्राम में आउटपुट डिस्प्ले नहीं कराया, लेकिन A1 A2 A3 को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चेक करने के लिए ये रिवीजन क्लासेस है, इसके लिए आप डिटेल चैप्टर में जा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम आप यूज करेंगे किसी भी फाइल से डेटा रीड करने के लिए। मजे की बात यह है बेटा कि यदि आप यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह फाइल रीडर लिख दो, ध्यान से सुनना, फाइल रीडर fin इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, तो ये बन गई टेक्स्ट स्ट्रीम। और टेक्स्ट स्ट्रीम में बस एक चेंज होगा, यहां पे बाइट एरे की जगह कैरेक्टर एरे आ जाएगा, इंटीजर वाला पार्ट ये सेम रहेगा, और अवेलेबल फंक्शन उसमें नहीं होता, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। देखिए ये आउटपुट स्ट्रीम के फंक्शन है। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है राइटिंग। क्या राइट करोगे, पहले रीड करने का याद करो, क्या क्या रीड किया था, सिंगल बाइट, मल्टीपल बाइट्स, सेम यार। क्या राइट करोगे, सिंगल बाइट या मल्टीपल बाइट्स। राइट फंक्शन, इंटीजर पास कर दो, बाइट एरे पूरा का पूरा बाइट एरे राइट कर दो, पार्ट ऑफ द बाइट एरे। एरे का साइज है 10, 5 से शुरू करे, 3 आगे की इंडेक्स, इंडेक्स 5 6 7 को कहां राइट कर देगा, एरे से उठा के डेस्टिनेशन पे। फ्लश एंड क्लोज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस। क्लोज तो अभी मैंने आपको बताया रिसोर्स को फ्री करता है। बेटा फ्लश के केस में क्या होता है, आपका ना डेटा जब आप कई बार राइटिंग करते हैं तो वो आपका डेटा जनरली राइट होता रहता है मेमोरी बफर में, डेस्टिनेशन पे नहीं जाता। डेस्टिनेशन पे वो जाएगा जब आप क्लोज करेंगे। अब आपका ना एक लिमिट से ज्यादा डेटा हो चुका है, पर अभी आपको क्लोज भी नहीं करना, क्योंकि क्लोज करने के बाद आप राइटिंग नहीं कर सकते, तो आप चाहते हैं कि उतना डेटा ना डेस्टिनेशन पे चला जाए। तो ऐसे केस में आप फ्लश करा लीजिएगा, ये आपके बफर को डेस्टिनेशन पे भेज देगा। पर अभी भी आप राइटिंग कर पाएंगे क्योंकि आपने क्लोज नहीं किया है। तो जितना डेटा मेमोरी बफर में है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो यू कैन यूज फ्लश ऑपरेशन फॉर दैट। हियर इज द एग्जांपल। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, किस फाइल में राइटिंग करनी है। बेटा पाथ में ध्यान रखिएगा, जावा में जब भी आप पाथ दें तो या तो आप यूज करेंगे ये वाला स्लैश, और यदि पाथ में डबल स्लैश बैक स्लैश लगा रहे हो तो डबल स्लैश यूज करना पाथ में। एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना। फॉरवर्ड स्लैश लगाना एक ही लगाना, बैक स्लैश लगाने हैं तो दो। तो फाइल का नाम है हमारा AA1.txt, ऐसे ही हमने कोई भी ले लिया। हमने राइट किया 65 66 67 68, ये बाइनरी वैल्यू में हम राइट कर रहे हैं, वैसे ये है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, और बाइट एरे दिस वन। तो ये पूरा का पूरा बाइट एरे राइट हो जाएगा। फिर बाइट एरे में इंडेक्स 2 से शुरू करो, 0 1 2 यहाँ से कितनी बाइट, 4 बाइट्स, ये राइट कर दो। उसके बाद हमने इसी बाइट एरे का पार्ट भी राइट किया, और फिर आपने स्ट्रीम को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से आप राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल ऑपरेशंस होते हैं वैसे रीडिंग राइटिंग के। ये है हमारी रीडर क्लास। जरा फंक्शंस में डिफरेंस देखना। रीड एज इट इज, ये एज इट इज बस कैरेक्टर एरे आ गया। ये एज इट इज, स्किप एज इट इज, मार्क एज इट इज, मार्क सपोर्टेड एज इट इज, रीसेट, फ्लश, क्लोज। एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, अवेलेबल। अवेलेबल इसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना। राइटिंग में क्या राइट करोगे, राइट करोगे इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर एरे, या फिर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एरे। एक फंक्शन इसमें लिखना हम भूल गए हैं, वो भी आप याद रखिएगा,
इसमें एक फंक्शन राइट भी होता है स्ट्रिंग वाला, यानी कि आप पूरी स्ट्रिंग भी राइट कर सकते हो लाइक दिस। तो पूरी स्ट्रिंग भी राइट की जा सकती है, राइट हेलो, तो पूरा स्ट्रिंग। तो ये हमारे राइटिंग के फंक्शंस हैं। एक राइटिंग का ऑपरेशन भी देख लीजिए। उससे पहले फाइल क्लास। फाइल क्लास एग्जैक्टली क्या है बेटा? ना तो इसकी हेल्प से रीडिंग होगी और ना परफॉर्म होगी राइटिंग। नो रीडिंग, नो राइटिंग। हार्ड डिस्क पे जो आपके फोल्डर्स होते हैं और जो आपकी फाइल्स होती हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे सर फोल्डर को तो फोल्डर कहते हैं। जावा आपकी ओएस इंडिपेंडेंट होती है, तो यूनिक्स पे सभी चीज को ना बेटा फाइल कहा जाता है। वहां कीबोर्ड भी फाइल है, ठीक है ना? सॉरी। तो वहां के हिसाब से आपका ये डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे चाहे फोल्डर है चाहे फाइल है, वो आपकी फाइल ही कहलाएगी। तो हमारे पास जो फाइल क्लास होती है, उसकी हेल्प से हम कुछ इस तरीके का ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एक फोल्डर क्रिएट करना, मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना, कोई फाइल डिलीट करना, कोई फाइल कब क्रिएट की गई थी ये पता करना, किसी फोल्डर के अंदर कौन कौन सी हार्ड डिस्क पे फाइल हैं वो पता करना, एंड सो ऑन। तो इसके फंक्शंस में लिखवा रहा हूँ, बहुत इजी फंक्शंस है, ध्यान देना। File class in Java is primarily used to represent file and directory path, while it does not actually represent the file or directory. ठीक है ना? It provides methods for working with file and directory path, like creating, deleting, renaming files and more. तो कुछ इसमें मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय। तो इसमें कंस्ट्रक्टर होता है, फाइल कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप सिंपल क्या पास करेंगे? पाथ का नाम। तो हार्ड डिस्क पे आप कोई भी एक पाथ दे देंगे अपनी फाइल का या फोल्डर का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप सेकंड भी कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। जैसे डी ड्राइव में ए फोल्डर में एक बी नाम की फाइल है, तो आप फोल्डर का नाम पाथ यहाँ दे दें, डी:/ए और बी यहाँ, ऐसे भी कर सकते हो, या पूरा पाथ इसमें दे सकते हो। एक फंक्शन एग्जिस्ट, पाथ दिया है, हो सकता है हार्ड डिस्क पे वो फाइल या फोल्डर ना हो, तो एग्जिस्ट बताएगा कि वो है या नहीं है। इस डायरेक्टरी इस फाइल, अभी मैंने बताया क्लास एक ही है, तो ऑब्जेक्ट किस चीज का है वो ये पता करना है। तो इस डायरेक्टरी यदि ट्रू देगा तो इसका मतलब वो डायरेक्टरी का है, और इस फाइल यदि ट्रू देगा तो ऑब्जेक्ट आपका फाइल का है। गेट नेम, किसी भी फाइल का नाम पता करना हो। गेट पाथ, पूरा पाथ पता करना हो। लास्ट मॉडिफाइड, ये लॉन्ग वैल्यू देगा। बेटा जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है आपका इपॉक डेट का, 1 जनवरी 1970, ठीक है ना? तो लास्ट मॉडिफाइड जो फंक्शन होता है वो आपका देगा जब आपकी ये फाइल लास्ट मॉडिफाई हुई थी। तो 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे से लेकर तब तक का टाइम मिली सेकेंड में। इसीलिए इसकी जो रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग है। डिलीट, फाइल डिलीट हो जाएगी, कर दी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं कर पाया तो फॉल्स। रीनेम, मेक dir, डायरेक्टरी बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग से बनाना हो तो, यदि इसने क्रिएट कर दिया ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं कर पाया तो फॉल्स। mkdir, ए के अंदर बी के अंदर सी, मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी हो, हमें पता करना हो किसी फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स है, तो लिस्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसके सारे नाम आ जाएंगे। ये आपका फंक्शन लिस्ट फाइल की फॉर्म में भी है, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है एरे की फॉर्म में। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फाइल क्लास का दो पार्ट में मैंने लिया है, कोशिश करिए मल्टीपल चीजें समझाने की। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इसका example.txt, किसी फाइल का ऑब्जेक्ट है बेटा, बताने की जरूरत नहीं। इफ फाइल एग्जिस्ट, यदि ये फाइल हार्ड डिस्क पे एग्जिस्ट करती है तो मैसेज दे दो फाइल एग्जिस्ट। सपोज नहीं करती तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो हमने फंक्शन कॉल किया फाइल क्लास ऑब्जेक्ट का, क्रिएट न्यू फाइल, तो आपकी फाइल क्रिएट हो गई, फाइल क्रिएटेड। अब मान लीजिए किसी वजह से वो फाइल को क्रिएट नहीं कर पाया, तो हमने एल्स लगाया, मैसेज डिस्प्ले कर दिया फेल्ड टू क्रिएट फाइल। अब यहाँ जाइए, इसी में सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। यदि फाइल क्रिएट हो गई तो हमने उसका नाम पता किया, गेट नेम से पूरा नाम डिस्प्ले कर दिया, पाथ डिस्प्ले कर दिया, एब्सोल्यूट पाथ, डायरेक्टरी है, फाइल है, साइज कितना है, ये सारे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब जो फाइल हमने क्रिएट करी थी उसको डिलीट करना है, तो हमने डिलीट फंक्शन कॉल किया, इसने ट्रू रिटर्न किया तो फाइल डिलीट हो गई, फॉल्स रिटर्न किया तो नहीं हो पाई। इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू द फाइल। ओके, लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
डिफरेंशिएट बिटवीन बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। डिटेल में समझाना। बाइट स्ट्रीम होती है आपकी बाइनरी डेटा रीडिंग और राइटिंग के लिए, और कैरेक्टर स्ट्रीम होती है आपकी कैरेक्टर डेटा में रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। यदि छोटा क्वेश्चन है तो इतना डिटेल दे सकते हो, बड़े क्वेश्चन में आप ये भी बताइएगा क्लासेस के नेम और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द मॉनिटर। एक प्रोग्राम बनाइए, उसके कंटेंट्स को, फाइल को डिस्प्ले कराइए मॉनिटर पे। कैसे रीड करेंगे? रीड फंक्शन से रीड कर लेना, और यदि आप चाहो तो फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह फाइल रीडर लगा देना। वो आपको जो डेटा देगा उस डेटा को डिस्प्ले करना कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके, क्योंकि रीड फंक्शन आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। राइट अ प्रोग्राम टू कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। एक फाइल की दूसरी कॉपी बनानी है, इसका प्रोग्राम आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड द डेटा इनटू फाइल। किसी फाइल में डेटा अपेंड करना है, इसका प्रोग्राम आ सकता है। पिछला डेटा एज इट इज रहे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डेटा लाइन बाय लाइन फ्रॉम कीबोर्ड। बेटा ये भी टॉपिक आपका आयो का, ये कीबोर्ड से डेटा रीड करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के सॉल्यूशन देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट फाइल। ध्यान से सुनना। फाइल रीडर क्लास का बनाओ ऑब्जेक्ट। फाइल रीडर एफ आर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, फाइल नेम पास कर दो जिस फाइल का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं। अब इसमें ना एक बफर रीडर क्लास यूज करना बेटा। बफर रीडर जो है उसकी हेल्प से आप डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, और ये जो आपका सोर्स है एफ आर, वो इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देना। तो बफर रीडर इस फाइल से डेटा लाइन बाय लाइन रीड करेगा। उसमें फंक्शन होता है सिंपल रीड लाइन। तो रीड लाइन फंक्शन की हेल्प से एक एक लाइन डेटा आता रहेगा। कब तक? जब तक वो नल रिटर्न ना करे, और आप उसे डिस्प्ले करते रहिएगा। लास्ट में क्या कर दीजिएगा? क्लोज, ठीक है ना। फाइल का सारा डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहां देखो फाइल कॉपी का प्रोग्राम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। सोर्स फाइल डेस्टिनेशन फाइल के नाम पास कर दिए। हमने पहली बाइट रीड करी। अभी बताया था यदि वो एंड में है तो -1 देगा। तो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस है एंड में नहीं है, -1 नहीं है। तो उसको हमने एफ आउट में राइट कर दिया। पहली बाइट राइट हो गई। सेकंड बाइट रीड करी, लूप में गए, चेक करा, ये भी एंड नहीं है, इसको भी राइट कर दो। एंड सो ऑन, कब तक करते रहो? जब तक -1 ना मिल जाए। जैसे ही -1 मिल जाए, दोनों को बाहर निकल कर क्लोज कर दो। एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में आ जाए। इजीएस्ट मेथड। फाइल में राइटिंग करनी है, फाइल राइटर की हेल्प से। फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किसी फाइल का नाम दे दिया, लेकिन यहाँ ट्रू लिखा है। ट्रू का मतलब है डेटा अपेंड करो, याद रखना। और यदि फॉल्स लिखोगे तो ओवरराइट। तो जो प्रीवियस फाइल में डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा यदि फॉल्स है, या आपने ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं लिखा, एक ही पैरामीटर पास किया है। और ट्रू का मतलब है डेटा अपेंड होगा, तो प्रीवियस डेटा उसमें एज इट इज। 3 लाइन उसमें ये डेटा और आ जाएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। फिर हमने क्लोज कर दिया। ये है बेटा आपका कीबोर्ड से डेटा रीड करने का मेथड, याद रखिएगा। बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू बफर रीडर, और इसमें हमने पास किया है बेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का। असल में सिस्टम डॉट इन जो है आपका वो बाइनरी स्ट्रीम है। इनपुट स्ट्रीम इसकी डेटा टाइप होती है, तो उसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तब बफरिंग की जाती है। अब आपका ये प्रोग्राम यहाँ रुक जाएगा, 3 लाइन रीड करेगा, फिर तीनों लाइन डिस्प्ले कर देगा। वैसे जावा में कीबोर्ड से डेटा इनपुट कराने का ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। स्कैनर आपका स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये भी ध्यान रखें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारी बात की जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स क्या है? मल्टी थ्रेडिंग जो एनवायरमेंट होता है बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक फंक्शन आपने बनाया F1, एक F2, एक F3। क्या तीनों फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कराया जा सकता है? नॉट पॉसिबल। आप यदि कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उस फंक्शन को आप स्पेसिफिक ऑर्डर में कॉल करेंगे, लाइक दिस। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये। मैं चाहता हूं तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो एट अ टाइम। ये भी चल रहा हो, ये भी चल रहा हो, ये भी चल रहा हो। आप कहेंगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट।
अदर देन दिस, आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोल लीजिए, एमएस एक्सेल खोल लीजिए, पावर पॉइंट खोल लीजिए और मीडिया प्लेयर में फाइल चला लीजिए, ब्राउजर में यूट्यूब खोल लीजिए। देखिए कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ। क्या इनमें से एक बार में एक चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समय यूट्यूब पे बैकग्राउंड में गाने प्ले हो रहे हैं, उस समय आप शायद वर्ड एक्सेल में काम भी कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। क्या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली बताऊं तो नहीं। आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो आपका एक प्रोसेस को एक ही बार में एग्जीक्यूट कराता है, लेकिन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मैकेनिज्म है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आजकल के जो सीपीयू होते हैं उनकी स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज, मतलब समझते हो इसका? इसका मतलब है 200 करोड़ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या आप अपने सीपीयू को 200 करोड़ एक सेकंड में इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं? नहीं। सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है, हमारी स्पीड बहुत स्लो है। एक काम कीजिए, जब वो आइडल है उससे कुछ और काम भी कराइए, पार्ट्स में काम करा लीजिए। राउंड रॉबिन मोड इसी कॉन्सेप्ट की बात करता है। राउंड रॉबिन मोड कहता है पहला प्रोसेस आपका मेमोरी में लोड हुआ, उसको पूरा एग्जीक्यूट मत कराओ, थोड़ा सा करा के फिर सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। आपको उसे पहले को तो वेट करना पड़ेगा, आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसे उस समय आपकी जरूरत ना हो। वो हार्डवेयर पे दूसरे रिसोर्सेज को यूज करके अपना काम कर रहा है, तो उसके कंप्लीट होने का वेट मत करो, आगे चलिए। उससे क्या होगा, बाकी को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा और सभी को लगेगा सीपीयू उन्हें सर्विस दे रहा है, पर एग्जैक्टली सीपीयू एक बार में एक ही को सर्विस दे रहा है, लेकिन राउंड रॉबिन मोड। तो जो आपकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मीडिया प्लेयर, ब्राउजर जो आपने ओपन किए, तो ये तो है आपके प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, यदि ये कुछ छोटे छोटे मिनी प्रोसेस क्रिएट कर दें, तो मैं उन्हीं को कहूंगा थ्रेड। ठीक है ना? बस फर्क इतना है, जो प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, दोनों के अपने मेमोरी एरिया हैं, दोनों के अपनी वर्किंग है। लेकिन यदि कोई प्रोसेस ए क्रिएट होके बी प्रोसेस क्रिएट करे और ये बी ए के साथ में डेटा शेयर करे, तो मैं इस बी को क्या कहूंगा? थ्रेड। ठीक है ना? ये है थ्रेड की डेफिनेशन। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। उसका वेट थोड़ी है जो 5 किलो या 10 किलो की बात कर रहे हैं। हम लाइट वेट इसलिए कह रहे हैं, उसकी अपनी कुछ फीचर्स कम है, मेमोरी एरिया वो पेरेंट के साथ शेयर करता है। A thread is a lightweight process with a thread ID, program counter, register, set, stack, etc. as the same in process. But thread shares code data with the other threads in the same process. यानी बाकी और भी जो थ्रेड हुए उनके साथ भी वो डेटा शेयर कर सकता है। मैंने 10 थ्रेड क्रिएट करे, वो जो 10 थ्रेड हैं वो मेरे डेटा को भी शेयर कर सकते हैं और आपस में भी एक दूसरे के डेटा को शेयर कर सकते हैं। प्रोसेस में ऐसा नहीं होता बेटा। थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वी कैन यूज थ्रेड टू इंप्लीमेंट पैरेललिज्म। कंप्यूटर आपके दो टाइप के आते हैं, एक पैरेलल कंप्यूटर भी आता है। पैरेलल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अलग तरीके से होती है, लेकिन हम यदि अपने नॉर्मल कंप्यूटर को पैरेललिज्म की तरह यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटर की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहां स्पीड हमारी फास्ट हो जाती है। Multi-threading in Java refers to the concurrent execution of multiple threads within a single Java program। जो अभी मैंने आपसे कहा, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ छोटे छोटे क्रिएट होंगे, काम आपका जल्दी हो जाएगा। concurrent execution, a thread is a lightweight process and multi-threading allows different parts of a program to execute concurrently, thereby making more efficient use of available resources, CPU especially, पर्टिकुलरली इन मल्टी कोर सिस्टम। मल्टी कोर जैसे आपके आजकल के सीपीयू आते हैं, आप कहते हैं मेरा सीपीयू 8 कोर है ना, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर सीपीयू आते हैं ना इंटेल के आपके, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस। फर्स्ट, डेफिनेशन वाइज, प्रोसेस मींस प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन, थ्रेड मींस अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस, पार्ट है बेटा उसका। लाइट वेट, थ्रेड इज अ लाइट वेट, थ्रेड लाइट वेट है, प्रोसेस नहीं होते। टर्मिनेशन टाइम, प्रोसेस टेक्स मोर टाइम, थ्रेड छोटे से काम के लिए बनता है, कम टाइम होता है। क्रिएशन टाइम, ये टाइम ज्यादा लेता है, ये कम टाइम लेता है क्रिएशन में। कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन दो थ्रेड एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्विचिंग टाइम, रिसोर्स, ठीक है ना, ये सब मेमोरी आइसोलेटेड है,
ये सब कॉन्सेप्ट जनरल है, ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए प्रोसेस में और थ्रेड में डिफरेंस। जावा में 2 तरीके आपके पास हैं थ्रेड को क्रिएट करने के। क्या तरीके हैं? या तो आप थ्रेड क्लास इनहेरिट कर लीजिए या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो। आपके जैसे 2 मेथड क्यों हैं? एक ही होता। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्लास ए में मैंने बी को इनहेरिट कर रखा है। मेरी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा मैं उसको थ्रेड कैसे इनहेरिट कर लूँगा? क्योंकि जावा में आप 2 क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इंटरफेस कितने भी इनहेरिट कर लो। मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होता है इंटरफेस की हेल्प से। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर दूं, जावा में एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट नहीं होती, और इंटरफेस कितने भी कर सकते हो, क्लास केवल एक ही इनहेरिट होती है। अब मेरी एक ही क्लास इनहेरिट होती है, ए ने बी को इनहेरिट कर रखा है। तो यदि ए ने बी को इनहेरिट कर रखा है तो वो थ्रेड को कैसे कर लेगा, क्योंकि थ्रेड भी क्लास है। तो ऐसे केस में हम रनेबल को यूज करते हैं। रनेबल एक इंटरफेस है, क्योंकि इंटरफेस कितने भी इनहेरिट हो सकते हैं। तो यदि आपने किसी को इनहेरिट नहीं कर रखा, थ्रेड को इनहेरिट कर लो, और यदि कर रखा है तो रनेबल को। तो जावा में 2 मेथड होते हैं, या तो आप थ्रेड को इनहेरिट कीजिए या फिर रनेबल को। रनेबल के साथ इम्प्लीमेंट्स वाई। अब जैसे प्रोग्राम आपका शुरू होता है मेन से, आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा थ्रेड को भी तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो ध्यान से सुनना, थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टार्ट नाम का फंक्शन। ये ओवरराइड किया जाता है आपका, तो पब्लिक लिखना कंपलसरी है। तो आपके जो प्रोग्राम की वर्किंग है वो एग्जैक्टली शुरू होती है रन फंक्शन से। रन जो है आपका, वो आपके थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका थ्रेड जो वर्किंग शुरू करेगा वो रन से, और खत्म भी होगा रन के अंदर। लेकिन ये प्रोसेस शेड्यूल होगा तभी रन चलेगा, और शेड्यूल होगा थ्रेड क्लास के स्टार्ट फंक्शन से। थ्रेड क्लास में एक फंक्शन होता है स्टार्ट, एक फंक्शन होता है स्टॉप। स्टार्ट का मतलब है प्रोसेस जो आपने क्रिएट करा, यानी थ्रेड क्रिएट करा, उसको सीपीयू को दे दो कि भैया अब तू इसे चला सकता है। और जब भी उसका नंबर आएगा, जरूर नहीं हाथ के आता है, तो वो रन से चलाना शुरू कर देगा। बीच में आपको टर्मिनेट करना है, अभी आधा ही प्रोसेस चला है, बीच में टर्मिनेट करना है, तो स्टॉप नाम के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है ना? अभी फंक्शन में बताऊंगा आपको इसके। तो ये रन से आपकी स्टार्टिंग डिफाइन होती है। नाउ, यूजिंग द थ्रेड क्लास, you can create a thread by extending the thread class, or by overriding and overriding its run method where the code to be executed by the thread is placed. start method होता है जो आपका थ्रेड ऑब्जेक्ट पे कॉल किया जाता है, जिससे उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इट इंटरनली कॉल्स द रन मेथड। अब ये मत समझना कि स्टार्ट कॉल हो रहा है तो हाथ के हाथ रन चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। स्टार्ट कॉल करने का मतलब है आपने अपना प्रोसेस सीपीयू को दे दिया। अब सीपीयू के पास जब भी टाइम मिलेगा उसे, जब वो एग्जीक्यूट कराएगा, तो रन से आपकी वर्किंग शुरू होगी। तो हाथ के हाथ रन नहीं चलता। Java does not allow multiple inheritance, so if your class already extends another class, you cannot extend thread. In such cases, implementing runnable is preferred. ठीक है ना? तो आप रनेबल को कर सकते हैं। दोनों ही केस में फंक्शन ओवरराइड करनी पड़ेगी। रन नाम का फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टर की बात करें, थ्रेड क्लास में बेटा एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आप थ्रेड का नाम पास कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी, यदि आप थ्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो। यदि रनेबल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है तो आप थ्रेड क्लास में रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ऑप्शनली उसका नाम भी दे सकते हैं। फंक्शंस पे आ जाइए। स्टार्ट फंक्शन अभी मैंने बताया थ्रेड को शेड्यूल करने के लिए। रन, रन ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा जहां से प्रोग्राम चलता है। स्टॉप टर्मिनेट करने के लिए, किसी थ्रेड को कुछ देर के लिए रोकना है, कितनी देर के लिए अभी नहीं पता, तो सस्पेंड कॉल कर लो। सस्पेंड के कॉल करते ही आपका फंक्शन के थ्रेड के एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगी। अब वो कब कंटिन्यू करेगा, जब आप उसे रिज्यूमे करोगे। रिज्यूम फंक्शन में लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन है रिज्यूम। तो यदि आपने थ्रेड को सस्पेंड किया हुआ है तो रिज्यूम कॉल कीजिएगा, थ्रेड अपनी वर्किंग शुरू कर देगा। एक फंक्शन इज अलाइव, इससे हम पता कर सकते हैं कोई थ्रेड अभी जिंदा है या मर गया, खत्म हो गया। किसी थ्रेड का नेम चेंज करना हो, आप सेट नेम फंक्शन यूज कर सकते हो, और नाम पता करना हो तो गेट नेम। नेक्स्ट, थ्रेड में ना प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट भी होता है। आपके पास 4 थ्रेड, सीपीयू का नंबर आया, सीपीयू इन चारों में से किसे चलाए, वो किसी को भी चला सकता है। आप चाहते हैं ना पहले इसे चलाए, तो इसकी प्रायोरिटी ना हाई कर दो। तो जावा में एक फंक्शन होता है सेट प्रायोरिटी, इसमें आप प्रायोरिटी लेवल डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको ना सीपीयू पहली प्रेफरेंस देगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी।
प्रायोरिटी लेवल याद रखिएगा, ये होते हैं 0 से लेके 11, 0 से 10, और 5 जो है वो है नॉर्मल, 10 आपका हाईएस्ट है और 0 आपका लोएस्ट। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रायोरिटी इसमें सेट कर दो। किसी की प्रायोरिटी पता करनी हो तो गेट प्रायोरिटी से आप पता कर सकते हो उसकी प्रायोरिटी क्या है। स्टैटिक मेंबर भी इसमें है, एक बार में एक ही प्रोसेस चलेगा, ये ध्यान रखना। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, 10 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जो थ्रेड इस समय एग्जीक्यूशन में है, आपने 50 थ्रेड बना के चला रखे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन में है पता करना वो कौन सा है। तो करंट थ्रेड फंक्शन है, वो आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब वो थ्रेड चाहता है मैं ही सस्पेंड हो जाऊं। अब मैं ही सस्पेंड हो गया तो मुझे कौन रिज्यूम करेगा? तो मैं अपनी वर्किंग को एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए रोक सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन ओवरलोडेड है, आप इसमें मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में भी पास कर सकते हैं। स्लीप 2000 पास किया, 2 सेकेंड के लिए मेरी वर्किंग रुक गई, सीपीयू किसी और को एग्जीक्यूट करा रहा है। जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, यदि मेरे 2 सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं तो मेरी वर्किंग फिर शुरू कर देगा, वरना तो फिर वेट करना पड़ेगा मुझे। थ्रेड की लाइफ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट्टा लगा लेना कि लाइफ साइकिल क्या है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक न्यू थ्रेड बना, तो थ्रेड कब बनता है? जब आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होते ही आपका जो थ्रेड है उसको हम कहते हैं वो रनेबल स्टेट में आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया, आपका थ्रेड रनेबल स्टार्ट में आ गया। अब रनेबल के साथ सुनना क्या क्या चलेगा। आपका रन चल रहा है, वो रनिंग स्टेट में है, यदि रन चल रहा है, आपने उसे सस्पेंड कर दिया या स्लीप कर दिया तो ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है ना। यदि वो ब्लॉक हो गया तो रिज्यूम होगा, रिज्यूम होगा फिर रनेबल स्टेट में आ जाएगा, फिर रनिंग में आ जाएगा, फिर यही चल सकता है। या नोटिफाई होगा, नोटिफाई तब होता है बेटा जब थ्रेड कम्युनिकेशन होता है, दो थ्रेड एक दूसरे से यदि कम्युनिकेट करें तब वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एक थ्रेड ने दूसरे को नोटिफाई किया तो वो तब रिज्यूम हो जाएगा, तब चल जाएगा। या थ्रेड को आपने स्टॉप पे कॉल करा तो डेड हो जाएगा, थ्रेड में स्टॉप कॉल हुआ ब्लॉक्ड में तो डेड हो जाएगा, वर्किंग पूरी कंप्लीट हो गई तो भी डेड हो जाएगा। तो ये थ्रेड की आपकी लाइफ साइकिल होती है। डायग्रामेटिकली याद रखना, फंक्शन वाइज भी याद रखिएगा। ये प्रोग्राम बनाया बेटा हमने एक बड़ा सिंपल सा थ्रेड की वर्किंग समझाने के लिए। इस प्रोग्राम का वैसे आउटपुट देख के ही आपको पता चलेगा कि ये है क्या, यहाँ इतना क्लियर नहीं होगा। हमने लिखा माई थ्रेड, इसे एक्सटेंड करा थ्रेड को, रन फंक्शन लिख दिया, 1 to 5 लिखा। हमने लिखा थ्रेड, थ्रेड करंट थ्रेड उसका नाम लिख दिया हमने, यानी जो भी थ्रेड हमारा है उसका नाम और एक काउंट वैल्यू। फिर हमने ट्राई ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक इसलिए क्योंकि जो स्लीप फंक्शन है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। हमने 100 सेकेंड के लिए इसे स्लीप मोड में डाल दिया, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा इन नॉर्मल सिचुएशन। अब 100 मिली सेकेंड के बाद ये फिर से जागेगा, फिर लूप में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन थ्रेड का नाम भी आएगा। अब हमने क्या किया बेटा, मेन में दो थ्रेड बनाए, देखो एक ये रहा एक ये रहा। हमने थ्रेड को इनहेरिट कर रखा है तो डायरेक्ट आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब आपने T1 को स्टार्ट कर दिया T2 को, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप जनरल वे में सोचें तो T1 डॉट स्टार्ट ये चला 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा, फिर ये चला फिर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन थ्रेड का आप नाम दे दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। T1 डॉट सेट नेम यहाँ लिख देना, यहाँ पे आप ये कोड जोड़ देना। सेट नेम बी। तो दो थ्रेड हमने बनाए हैं, एक का नाम ए दिया एक का नाम बी। फिर जब थ्रेड स्टार्ट हो गए ना तो ये आप ये देखना A 1 to 5 चलाएगा बी भी, लेकिन ये मिक्स होके चलेंगे। कभी बी पहले चलेगा, कभी ए पहले चलेगा, कभी ए 2 बार चलेगा, कभी बी एक बार चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले 1 to 5 ए चलेगा फिर 1 to 5 बी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो थ्रेड पैरेलल एग्जीक्यूशन होते हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं। अब यदि आपने यहाँ पे थ्रेड को ना इनहेरिट करके रनेबल को इनहेरिट किया है, सॉरी मैं ही बता देता हूँ, तो बेटा बस मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका बदलूंगा, ध्यान से देख लो।
टी क्लास ने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा है, रन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जहां पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसने रनेबल को इंप्लीमेंट किया है। रनेबल को इंप्लीमेंट किया टी ने, तो आप यहां लिख देना न्यू टी। अब आप इसका नाम दे सकते हो जैसा भी मैंने पीछे बताया था। ऐसी एक और थ्रेड बनाना है तो सेम केस, दोनों थ्रेड बना के फिर उन्हें स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपने थ्रेड को इनहेरिट किया है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे डायरेक्ट, यहां हमने थ्रेड को इनहेरिट करा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यदि रनेबल को आपने बनाया है, इनहेरिट किया है, तो आप नॉर्मल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने रनेबल को इंप्लीमेंट किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। नाउ मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेज, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। बेटा ऑब्वियस है, एक काम आपका 10 सेकंड में हो रहा है और वही काम 1 सेकंड में हो रहा है, 10 थ्रेड बना दो, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। रेस्पॉन्सिवनेस है, सिंप्लीफाइड कोड, कोई कोड बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी कोड होते हैं जावा में, ठीक है। कोड में जब थ्रेड की बात आएगी बेटा, तो जावा में सिंक्रोनाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो ध्यान से सुनना, एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, ये जो थ्रेड पहले वाला है ये दूसरे थ्रेड के कोड के साथ में शेयरिंग कर रहा है कुछ डेटा। तो हम चाहते हैं कि वो शेयरिंग जो डेटा की हो रही है वो कोई एक बार में एक ही चलाए, तो उस केस को हम प्रोसेस को कहते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है जावा में, दो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली। आपने जो पब्लिक वॉइड रन लिखा है उसमें आप अपना कोड लिख रहे हैं, और सपोज ये वो स्टेटमेंट्स है जहां पे वो शेयर्ड रिसोर्स यूज हो रहा है, तो आप इसे एक ब्लॉक शुरू करेंगे सिंक्रोनाइज्ड करके बेटा। सिंक्रोनाइज्ड में उस ऑब्जेक्ट का नाम पास करोगे जो दोनों के बीच में कॉमन है, शेयर्ड जो रिसोर्स है, और फिर आप ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। इसे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी प्रोसेस के थ्रेड के क्रिटिकल सेक्शन में एक बार एंट्री हो गई तो जब तक वो यहां से बाहर नहीं निकलेगा इस शेयर्ड रिसोर्स को कोई और यूज नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और यदि पूरा फंक्शन आपने कोई बनाया हुआ है, सपोज करो void f1, और इस f1 को आप यहां कहीं कॉल कर रहे हैं और आप चाहते हैं इसे एक बार में एक ही थ्रेड चलाए, तो आप फंक्शन से पहले ही लिख दीजिएगा सिंक्रोनाइज। तो ये पूरा पूरा फंक्शन आपका सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जावा में सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चंस जो बनते हैं, थ्रेड क्या है, यूज बताइए, एडवांटेजेस बताइए, दो मेथड बताइए थ्रेड क्रिएट करने के, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या। पहला, आप थ्रेड क्लास इनहेरिट कर लो, दूसरा रनेबल इंटरफेस। एग्जाम्पल के साथ में भी आ सकता है, थ्रेड लाइफ साइकिल बताइए विद डायग्राम, और डिफरेंस कीजिए थ्रेड और प्रोसेस में, और साथ में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो भी आप बता सकते हैं। जब भी थ्रेड बताया जाएगा थ्रेड की डेफिनेशन बताओ, थ्रेड का बेनिफिट बताओ, और थ्रेड का और प्रोसेस का डिफरेंस क्लियरली बताओ, चाहे क्वेश्चन सेक्शन ए में चाहे सेक्शन सी में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं। प्रोग्रामिंग जिन लोगों ने की है उन्हें तो सब चीज़ें क्लियर होंगी ही होंगी, मुझे उम्मीद है। थ्योरेटिकली फिर भी हम लोगों ने ये सब कुछ रिवाइज किया और कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि एग्जाम में आप बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, फिर से एक कंबाइंड यूनिट के साथ में। थैंक यू।